नमस्कार, मैं संजय सप्तर्षि, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी कॉलेज राजनांदगांव। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है भारतीय विदेश नीति। यह विषय दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत एमए 4 सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे में चौथे यूनिट में आता है। चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय विदेश नीति पर चर्चा। भारतीय विदेश नीति पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि विदेश नीति क्या है। विदेश नीति को हम कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे समझेंगे कि विदेश नीति क्या है। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय युग है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र परस्पर एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं। सभी राष्ट्र अपना राष्ट्रीय हितों के संवर्धन करने के लिए एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं तथा संबंध स्थापित करने में जिन नीतियों का वो संचालन करते हैं उन नीतियों को हम विदेश नीति कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित और अपने राष्ट्रीय हित के द्वारा ही कोई भी राष्ट्र जो है विदेश नीति का बनाता है। अब हम इस परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषा में मॉडलेस्की के अनुसार कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के व्यवहार में परिवर्तन करवाने के लिए और गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जो उपाय करता है उसे ही हम विदेश नीति कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करता है, जिन नीतियों का संचालन करता है, वो उन नीतियों के संचालन के द्वारा उस राष्ट्र की नीतियों को अपने राष्ट्रीय हित के अनुकूल परिवर्तित करने का प्रयास करता है। हार्टमैन के अनुसार विदेश नीति जानबूझकर चयन किए गए राष्ट्रीय हितों का एक क्रमबद्ध वक्तव्य है। इसका मतलब यह है कि विदेश नीति, जब कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को बनाता है तो वो जानबूझकर ऐसे नीतियों का चयन करता है। जानबूझकर ऐसे नीतियों का चयन इसलिए करता है क्योंकि वह अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ही ऐसे नीतियों का पालन करता है जिसके द्वारा उसके राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि हो सके। अब हम देखेंगे कि भारत की विदेश नीति कि कौन कौन से कारक हैं। भारत की विदेश नीति की शुरुआत हम देखते हैं कि 1947 से हुई, क्योंकि विदेश नीति वही देश बना सकता है जो एक स्वतंत्र व संप्रभु देश है। तो भारतीय विदेश नीति में पहले हम देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति के कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन से कारक हैं जिससे भारत की विदेश नीति निर्धारित होती है। पहला, भूगोल। भूगोल का मतलब उस देश की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि भौगोलिक स्थिति विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। भौगोलिक कारक जैसे कि देश का आकार, अवस्थिति, उसके प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या आदि प्रमुख निर्णायक तत्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण करके उसकी विदेश नीति को आकार देते हैं। प्राकृतिक सीमाओं, जैसे भारत के संदर्भ में देखेंगे, प्राकृतिक सीमाओं जैसे हिमालय, समुद्र एवं महासागरों के साथ साथ भारत की भू राजनीतिक अवस्थिति भारत की विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाभकारी स्थिति प्रदान करती है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय एवं महत्वपूर्ण स्थिति है इसे वैश्विक महत्व की भूमिका निभाने में मदद करती है। तो भारत की जिस प्रकार की विदेश नीति होगी, क्योंकि हिंद महासागर के द्वारा ही भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है और भारत अपने व्यापारिक नीति, जो विदेश नीति का एक अंग है, ऐसी नीतियों को संचालित करने में ये हिंद महासागर का क्षेत्र भारत में महत्वपूर्ण स्थिति दिलाता है। इसके अतिरिक्त भारत एक उपमहाद्वीप है जहाँ का प्रायद्वीप उत्तर में हिमालय द्वारा मुख्य भूमि एशिया से अलग है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी द्वारा, पश्चिम में अरब सागर द्वारा और दक्षिण में हिंद महासागर से अलग करता है। भारत की केवल अफगानिस्तान को छोड़कर सार्क के सभी सदस्य देशों के साथ साझी सीमाएं हैं। इसका मतलब इन देशों के साथ भारत की विदेश नीति आवश्यक रूप से भौगोलिक कारक से प्रभावित रहेगी।
इसके अलावा भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, विश्व का सातवां सबसे बड़ा आकार वाला देश है। तो विश्व में जनसंख्या इतनी बड़ी है, उनकी खाद्यान्न आपूर्ति के लिए जो नीतियाँ बनाएंगी वो आवश्यक रूप से विदेश नीति का एक अंग होगी। इस प्रकार भौगोलिक जो कारक हैं वो विदेश नीति को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं। दूसरा है सैनिक शक्ति। सैन्य शक्ति के बिना हम विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकते। विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के एवं नीति निर्माताओं को की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने में सैनिक शक्ति को किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का आधार माना जाता है। बिना सैन्य शक्ति के हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब चूंकि आज का युग परमाणु युग हो गया है, अब परमाणु युग में एक विनाशकारी संकट, जिसे एक विनाशकारी संकट के रूप में देखा जाता है, वहाँ सैनिक शक्ति का अपना महत्व है। यदि किसी राज्य के पास शक्तिशाली सेना है तो वह अपने प्रतिद्वंदियों से सफलतापूर्वक समझौता कर सकता है। भारत विश्व में चौथी सबसे बड़ी सैनिक व्यवस्था है। अभी की स्थिति यह है कि भारत अपनी परमाणु सैन्य शक्ति का प्रयोग बाहरी खतरों के विरुद्ध भय निवारण के रूप में करता है। यही कारण है कि अन्य देशों के बाहरी खतरों से बचने के लिए भारत में बहुत से देश निवेश कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सैन्य दृष्टि से भी सैनिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है और अपनी विदेश नीति में सैन्य बिंदुओं को भी उसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बहुत से देशों के साथ भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और तथा अपनी सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए वह अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। तीसरा है राष्ट्रीय दर्शन। राष्ट्रीय दर्शन का तात्पर्य यह है कि भारत में भारत में जो फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी हमारी ऐतिहासिक जो विरासत, सांस्कृतिक ऐतिहासिक और जो विरासत रही है, उसके कुछ कारक तत्व हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसने भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसे विश्व शांति की स्थापना, उपनिवेश विरोधी संघर्ष, जातिवाद का विरोध, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति वचनबद्धता आदि कुछ दार्शनिक मूल्य हैं जिनकी उत्पत्ति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं आज भी भारतीय विदेश नीति में के आधार तत्व के रूप में है। सबसे महत्वपूर्ण है विश्व शांति की स्थापना। विश्व शांति की स्थापना, हमारा अहिंसक दर्शन, जातिवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध। 1947 में आज़ादी के समय कुछ ही भारतीय ऐसे थे जिन्होंने भारतीय विदेश नीति के निर्माण एवं संचालन का अनुभव था, जिसमें से प्रमुख थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भारतीय विदेश नीति को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें फाउंडर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से एक आदर्शवादी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय विदेश नीति को संचालित करने में उन्हीं मूल्यों को सजोया जो मूल्य हमारे भारतीय दर्शन में व्याप्त थे। फिर है राजनीतिक संगठन। एक देश की राजनीतिक संरचना, हम सभी जानते हैं कि एक देश की राजनीतिक संरचना जिस प्रकार होगी उसके द्वारा ही उस देश की विदेश नीति का संचालन होगा। अंतर्राष्ट्रीय मामले में के प्रति उसका दृष्टिकोण उसी प्रकार होगा। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना अपने नागरिकों को घरेलू एवं वैदेशिक दोनों प्रकार की लोक नीतियों पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर देती है। भारत में ऐसा ही है। भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा विदेश नीति का संचालन किया जाता है। निर्वाचित संसद जैसी सुस्थापित संस्थाएं, राजनीतिक दल, स्वतंत्र प्रेस विदेश नीति के निर्माण पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सरकार अपनी सभी गतिविधियों के लिए संसद एवं जनता के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रीय हित और सम्मिलित रूप से रणनीतिक मामलों के कारण विदेश नीति संसद की स्वायत्तता की कामना करती है। हालिया समय में
हम देखते हैं कि जनमत और विदेश नीति निर्माण संस्थाएं भी बहुत ही प्रभावशाली हुई हैं, जो विदेश नीति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका सारा दारोमदार राजनीतिक संगठन पर निर्भर करता है। जितना सशक्त राजनीतिक संगठन होगा, उस अनुसार ये विदेश नीति को संचालित करने वाली संस्थाएं होगी। फिर है नेक्स्ट आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के बिना विदेश नीति का हम नहीं देख सकते कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व कोई हो सकता है। देश की आर्थिक विकास भी विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए भारत को विशाल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भारत मूलतः तेल पर पराश्रित राष्ट्र है, इसलिए पश्चिम एशिया के साथ उसे बेहतर संबंध बनाने होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति के अंतर्गत भारत की यह भी का प्रयत्न है कि वो तेल के बजाय गैस के उपयोग पर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे, इसलिए उसने म्यांमार और तजाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया है। ऊर्जा आपूर्ति को पूरा करने के लिए भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ तथा मध्य एशिया और रूस के देशों के साथ भी वैदेशिक संबंध स्थापित किए हैं। वर्तमान युग में आर्थिक विकास बनाए रखने के साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी नियंत्रित करना एक प्रमुख चुनौती है। इसलिए परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर विभिन्न देशों के साथ भारत ने विदेश नीति के रूप में उन्हें भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उत्तर शीत युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था के रूप में हम जो नए न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर के रूप में जिसे नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं, उसमें भी भारत ने अपनी विदेश नीति में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भारत की विदेश नीति को बनाने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय एवं वैश्विक कारक कौन है महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्रीय और वैश्विक कारण भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। विदेश नीति के निर्माण में घरेलू कारकों के अलावा क्षेत्रीय एवं वैश्विक कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। आरंभ में ही जो भारत की विदेश नीति के फाउंडर्स थे, उन्होंने एफ्रो एशियाई सहयोग की बात कही है। एफ्रो एशियाई सहयोग की बात इसलिए की है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश एक साथ आज़ाद हुए। उनको अपनी पहचान बनाने के लिए एक मंच पर लाने का काम भारत की विदेश नीति के निर्माताओं ने किया। क्षेत्रीय कारक के रूप में हम देखेंगे कि भारत पड़ोसी देशों के साथ भी अपने सद्भावपूर्ण नीति भारत ने अपनाई है। ये क्षेत्रीय कारक भी विदेश नीति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसी प्रकार इतिहास, संस्कृति आदि है। इतिहास संस्कृति के साथ ही साथ आजकल एक नई चीज़ आ गई है, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी। तो भारतीय विदेश नीति के कारक के रूप में एक भारतीय प्रवासियों को भी जोड़ा जा सकता है। भारतीय प्रवासी वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं PIOS, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और विश्व में बहुत से देशों में फैले हुए हैं। तो भारत इसको भी एक राष्ट्रीय हित के रूप में देखता है, क्योंकि उन लोगों के हितों की सुरक्षा करना जो विश्व में कहीं भी हैं और जो भारत की NRIs हैं या जिनकी जड़ें भारत में निहित हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना भारत की विदेश नीति का एक अंग हो गया है। कारण ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो विभिन्न राष्ट्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो भारत में ऐसे लोगों को भारत एक अच्छे अवसर के रूप में देख रहा है, क्योंकि भारत चाहता है कि ऐसे लोग जो विदेशों में जिन्होंने बहुत नाम कमा लिया है वो भारत में निवेश करें। और बहुत से देशों ने ये माना भी है कि भारत के कई लोग उनके राष्ट्र को समृद्ध कर रहे हैं। अमेरिका इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो विदेश नीति के कारकों के बाद अब हम देखेंगे भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कौन कौन से हैं। भारतीय विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। किसी भी विदेश नीति का निर्माण एक निश्चित उद्देश्यों के
को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। एक विदेश नीति के उद्देश्य दूसरे देशों की विदेश नीतियों से कुछ साम्य और असाम्य अवश्य रहते हैं। तो भारत या 70 साल हो गए हैं करीब भारत के संविधान को बन करके आज 70 साल हो गए हैं, आज़ादी को 73 साल हो गए हैं। तो उस समय जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी थे, भारतीय विदेश नीति के जो निर्माता थे, उन्होंने विदेश नीति के जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो निम्नलिखित हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना व उसे प्रोत्साहित करना। भारत शुरू से ही, चूँकि भारत के दर्शन में यह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा भारत की संस्कृति और परंपरा में रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा निर्धारित विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना एक महत्वपूर्ण है। चूँकि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय पूरे विश्व में एक जो स्थिति थी उसे हम शीत युद्ध के रूप में देखते हैं। शीत युद्ध के समय शीत युद्ध का समय था। शीत युद्ध क्या है ये जानना आवश्यक है। शीत युद्ध एक ऐसा दौर था जब पूरा विश्व दो भागों में बंट गया था। पूरे विश्व के दो ही कर्ता धर्ता थे, एक पूंजीवाद का अगुवा अमेरिका था और एक समाजवाद या साम्यवाद का अगुवा यूएसएसआर था। तो पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका था। ये दोनों देश अपने समूह को, अपने ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहते थे और जो नवोदित देश थे उनको अपने राष्ट्र में मिलाना चाहते थे, अपने समूह में मिलाना चाहते थे। इसलिए भारत और उस समय का वातावरण ऐसा था कि ऐसे लगता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, ये शायद तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से हटने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का मार्ग अपनाया। क्योंकि भारत को ये मालूम था कि अगर ये स्थिति फिर आ गई तो भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। इसलिए भारत ने उस समय जो देश के जो प्रथम विदेश मंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंचशील सिद्धांत का अनुसरण किया अपने पड़ोसी देश चीन के साथ, तथा इसी को भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया। भारत ने खाड़ी संकट, शीत युद्ध, लेबनान समस्या, अफगानिस्तान समस्या, वियतनाम समस्या आदि के प्रति चिंता व्यक्त करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वह विश्व शांति व अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सदैव चिंतित रहा है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। भारत ने हमेशा यह प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद हुए हैं, चाहे क्यूबा संकट हो, अफगानिस्तान संकट हो, खाड़ी संकट हो, उन सभी का भारत ने चाहा है कि उनका शांतिपूर्ण तरीके से इन समस्याओं का हल हो। शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने का मतलब है कि आपस में वार्ता करके, गुड ऑफिसेस के द्वारा, समझौते के द्वारा, संधियों के द्वारा इन मामलों का हल निकाला जाए। तीसरा, जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध। चूँकि भारत शुरू से ही एक उपनिवेश रहा है, साम्राज्यवाद की मार झेलता रहा है, इसलिए भारत ने आज़ाद होने के तुरंत बाद, स्वतंत्र होने के तुरंत बाद जातीय भेदभाव, रंग भेद की नीति, साम्राज्यवाद दोनों को विश्व मानवता और विश्व शांति के लिए भयंकर खतरा माना है। इसलिए उसने अपनी विदेश नीति में उन देशों के साथ संबंध इस तरह से स्थापित किए हैं, उन देशों माने वैसे देश जो उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके साथ उसने अलग तरह के संबंध रखे हैं। ऐसे संबंध को हम मित्रतापूर्ण संबंधों की श्रेणी में नहीं रख सकते। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। भारत की विदेश नीति प्रारंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति सकारात्मक रही है। भारत चाहता है कि विश्व से भूखमरी, बीमारी, निर्धनता, निरक्षरता, अकाल, आतंकवाद जैसी समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना हल नहीं हो सकता। यही कारण है कि भारत
संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कृषि संगठन, यूनिसेफ आदि के साथ सहयोग करता रहा है। यहाँ तक कि भारत ने अपनी विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन किया है। फिर है निशस्त्रीकरण का समर्थन। विश्व शांति की स्थापना बिना निशस्त्रीकरण के नहीं हो सकती। निशस्त्रीकरण का तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के जनसंहार के हथियारों को नष्ट कर दिया जाए। भारत चाहता है कि कभी ऐसी स्थिति न आए कि परमाणु युद्ध की स्थिति आ जाए। वो चाहता है कि यदि विश्व में पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण हो जाएगा तो संपूर्ण विश्व में आर्थिक पिछड़ापन खत्म हो जाएगा तथा समृद्धि आएगी। भारत हमेशा ही शांति का पुजारी रहा है, इसी कारण उसने निशस्त्रीकरण के सभी प्रयासों का समर्थन किया है। छठवां, सैनिक संधियों से दूर रहना। भारत की विदेश नीति किसी भी सैनिक गुट या संधि का विरोध करने की रही है। भारत का मानना है कि विश्व में उभरने वाली सैनिक संगठन विश्व शांति के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न करेंगे। इसलिए भारत शीत युद्ध के दौरान हुई सैनिक संधियां नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट किसी का भी सदस्य नहीं रहा है। आज भी भारत किसी भी सैन्य संगठन का विरोध ही करता है, उसकी सदस्यता उसने ग्रहण नहीं की है। फिर नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता का पालन। भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण बिंदु जिसे हम कहेंगे, महत्वपूर्ण सिद्धांत कहेंगे, वो गुट निरपेक्षता की नीति है। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब यह है कि भारत ने अपनी विदेश नीति का संचालन उस दौर में किया जब भारत स्वतंत्र हुआ था और विश्व शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था। पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है। पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था, जिसका एक का अगुवा भारत था, दूसरे का, और एक का अगुवा अमेरिका था और दूसरे का भूतपूर्व सोवियत संघ था। दोनों गुट चाहते थे कि एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र, उनके गुटों में शामिल हो। लेकिन भारत को ये मालूम था कि अगर भारत इन दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट में जाता है तो वह अपनी स्वतंत्रता या संप्रभुता को खो सकता है। इसलिए भारत ने कई ऐसे नवोदित राष्ट्रों के साथ मिलकर एक नई पॉलिसी को, विश्व को एक नई पॉलिसी दी, जिसे हम गुट निरपेक्षता के रूप में देखते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब यह है कि भारत किसी भी गुटों के साथ नहीं रहेगा, बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन दोनों गुटों से निरपेक्ष रहेगा। इसी कारण भारत ने आज तक इस नीति का अनुसरण किया है, जिससे भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता बची हुई है। नेक्स्ट है एफ्रो एशियाई एकता में विश्वास। भारत एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की एकता बढ़ाने में विश्वास करता रहा है। भारत आज सार्क का सदस्य होने के नाते दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का विचार का समर्थन करता है। इसी तरह हिमकतेश हिंद महासागर रिम क्षेत्रीय संगठन के द्वारा हिंद महासागर में स्थित देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का भी वो समर्थन करता रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा भी उसने एशियाई और अफ्रीकी देशों में एकता बनाए रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, पंचशील सिद्धांत का समर्थन। भारत की विदेश नीति का निर्माण नेहरू युग से हुआ है। इसी कारण भारत की विदेश नीति को नेहरू की देन कहा जाता है। नेहरू ने 1954 में 1954 में विश्व के सामने अपने 5 सिद्धांत पेश किए, जो आज पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता का सम्मान करना। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता का सम्मान करना कहने का मतलब ये है कि देश एक दूसरे की जो प्रदेश की का सम्मान करेंगे, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। दूसरा, किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना। अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी भी प्रकार के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अनाक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। चौथा, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास, जहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास किया जाएगा। तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में
विश्वास का मतलब ये है कि सभी देश, जिन देशों के साथ भारत अपने संबंध स्थापित करेगा या समझौता करेगा, वो जियो और जीने दो की पॉलिसी का अनुसरण करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को में विश्वास कायम रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल का समर्थन। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहा है। राष्ट्रमंडल ब्रिटिश सम्राट या रानी राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष है। राष्ट्रमंडल के देश वही देश हैं जो एक ज़माने में ब्रिटेन के अधीन रहे। चूँकि ब्रिटेन से के अधीन रहे हैं और ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए हैं, तब पर भी इन देशों ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छापूर्ण ग्रहण की है। इसी कारण वह आज भी राष्ट्रमंडल का समर्थक है। राष्ट्रमंडल का समर्थक होने का मतलब यह नहीं है कि भारत आज भी ब्रिटिशर्स के या ब्रिटिश के प्रभाव में है, बल्कि वह राष्ट्रमंडल में एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में है। नेक्स्ट है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करना। भारत की विदेश नीति नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रबल समर्थन करती है। भारत नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करती है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की शुरुआत हम WTO के माध्यम से देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995। हुआ ये था कि नई अर्थव्यवस्था का समर्थन इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि एक गैप बढ़ रहा था उत्तर और दक्षिण के देश में। प्रायः माना जाता है कि उत्तर के जो देश हैं वो बहुत ही समृद्धशाली देश हैं। उन देशों ने अपनी आर्थिक नीतियों को इस प्रकार बनाया है जिससे दक्षिण के देशों को कुछ नुकसान हो रहा था, कुछ क्या बहुत कुछ नुकसान हो रहा था। इसलिए विश्व में एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग की जा रही थी। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि पहले की जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो चली आ रही थी वो दोषपूर्ण थी, जिसमें दक्षिण के देशों यानी कि गरीब विकासशील या अविकसित देशों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा था। उन्हें बराबर या सम्मान नहीं मिल रहा था। इसलिए भारत ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन किया तथा ये भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। विश्व शांति, मैत्रीपूर्ण सहयोग तथा एकता के सिद्धांतों की पूर्ति इसी के द्वारा की जाती है। भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि भारत जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय भारत की अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बचाने के लिए एक ही रास्ता था। उस समय 2 विकल्प मौजूद थे, ये या तो पूंजीवादी खेमे में जाए या साम्यवादी खेमे में जाए। तो भारत ने इन दोनों खेमों में न जाते हुए अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को कायम रखने के लिए विश्व को एक नया विकल्प दिया, जिसे हम गुट निरपेक्षता के रूप में देखते हैं। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसलिए भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा है पंचशील एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत। भारत की राजनीतिक संस्कृति सभी बाहरी राष्ट्रीयताओं को आत्मसात करने वाली है। भारत की राजनीतिक संस्कृति में अहिंसावाद का गुण पाया जाता है। भारत जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का स्पष्ट प्रभाव हम भारत की विदेश नीति में भी देखते हैं। भारत ने अहिंसा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए अपने विदेश में पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को प्रमुखता से महत्व दिया है। और अहिंसा और शांतिपूर्ण इसलिए भी कि भारत ने परमाणु बम बना लिया है, तब भी भारत नो फर्स्ट यूज़ की नीति का पालन करता है कि वह पहले कभी भी इसका प्रयोग किसी दुश्मन देश के खिलाफ नहीं करेगा। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद तथा रंग भेद की नीति के विरोध का सिद्धांत। भारत ने शुरू से ही रंग भेद और उपनिवेशवाद की नीतियों का विरोध किया है, रंग भेद की नीतियों का विरोध किया है। 1947 के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले सभी एशियाई अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता का भारत ने जोरदार समर्थन किया है। भारत ने लीबिया, इंडोनेशिया, मलया, चीन, घाना आदि देशों की स्वतंत्रता की जोरदार अपील UNO में की थी। भारत आज भी यूरोपीय और अमेरिकी देशों द्वारा फैलाए जा रहे एशियाई अफ्रीकी मूल की जनता पर हो रहे जातीय अत्याचारों का प्रबल विरोध कर रहा है। विश्व शांति का सिद्धांत। भारत की विदेश नीति विश्व शांति के सिद्धांत का प्रबल समर्थक
रही है। भारत हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का समर्थन करता रहा है। भारत के संविधान में भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और क्षेत्र की उन्नति, राष्ट्रों के बीच न्याय और न्यायपूर्ण संबंधों को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेगा। गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत 1996 में केंद्र में 13 राजनीतिक दलों की एक सरकार बनी थी जिसमें I.K. इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री थे। बाद में 1997 में वह देश के प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने अपने समय में एक विदेश नीति का एक सिद्धांत दिया जिसे हम गुजराल सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ये गुजराल सिद्धांत वास्तव में पड़ोसी देशों के साथ अपने मधुर संबंध स्थापित करने के पर ज़्यादा जोर देता था। उनका कहना था कि भारत दक्षिण एशिया में बिग बी की भूमिका में है। बिग बी माने बड़े भाई की भूमिका के रूप में है। बड़ा भाई जिस प्रकार छोटे भाई को सब कुछ देता ही है, उससे लेने की इच्छा नहीं रखता है, उसी प्रकार भारत पड़ोसी देशों के साथ ऐसी रियायतें देगा, ऐसी सहूलियतें देगा जिससे उनको दिक्कत ना हो, भले ही उनसे हमें वापस कुछ मिले चाहे न मिले। फिर इसी गुजराल सिद्धांत के बाद हम देखते हैं आज एक अंतर्राष्ट्रीय भारत की विदेश नीति में एक नया सिद्धांत जुड़ गया है जिसे हम मोदी सिद्धांत के रूप में देखते हैं। मोदी सिद्धांत जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली, उस समय भारतीय विदेश नीति में एक नया बदलाव हमने देखा। उन्होंने दक्षिण एशिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ के दौरान वहाँ उन्होंने आमंत्रित किया था। साथ ही उन्होंने अपने सरकार के 100 दिनों का जो उनका खाका था या 100 दिनों की जो उनकी कार्य योजना थी, प्लानिंग थी, उसमें उन्होंने अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाए जो पिछली सरकारों में नहीं थे। उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उस समय थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ओर भारत की विदेश नीति को परिवर्तित किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि पहले ये था कि पूर्व की ओर देखो की नीति। अब पूर्व की ओर देखने से नहीं, उनका कहना था कि अब पूर्व से मधुर संबंध स्थापित करने का समय आ गया है, कुछ कार्य करने का समय आ गया है। मोदी थीसिस में, मोदी डॉक्ट्रिन में हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है विदेश नीति में। इंडियन डायस्पोरा का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में हैं, उनसे उन्होंने भारत में निवेश करने का आग्रह किया है, उनसे सहयोग प्राप्त करने का आग्रह किया है और विश्व के बहुत से देशों में उन्होंने ताबड़तोड़ यात्राएं की हैं तथा भारत में विदेशी निवेश के लिए रास्ते और सुगम कर दिए हैं। इस प्रकार हमने अब नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति के उपकरण कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। वो कौन सी चीज़ें हैं जो भारतीय विदेश नीति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं या किसके द्वारा भारतीय विदेश नीति संचालित की जाती है। संधि वार्ता और संधियाँ। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए संधि वार्ताएँ करता है। 1965, 1971, 1999 में पाकिस्तान के साथ किए गए युद्ध के समझौते भारत की विदेश नीति का भाग रहे हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से विदेश नीति का संचालन। भारत की विदेश नीति जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संचालित व प्रभावित होती है उनमें यूएनओ प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त WTO, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ आदि। क्षेत्रीय सहयोग संगठन के द्वारा विदेश नीति का संचालन तीसरा महत्वपूर्ण है भाग है, उपकरण है। भारत की विदेश नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन उसकी सदस्यता वाले क्षेत्रीय सहयोग संगठन से भी होता है, जैसे सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, आसियान, हिंद महासागर रीम क्षेत्रीय संगठन प्रमुख हैं। गुप्तचर विभाग के द्वारा भी भारत में उसकी विदेश नीति के उपकरण के रूप में गुप्तचर विभाग भी कार्य करता है। यह विभाग विदेशों में भारत के प्रति अपनाई जा रही नीतियों
वह राजनयिक व्यवहार की पूर्ण जानकारी सरकार को देता है, जिसके आधार पर भारत अपनी विदेश नीति में परिवर्तन लाता है। कूटनीतिक अधिकारी, नेक्स्ट कूटनीतिक अधिकारी। भारत अपनी विदेश नीति का संचालन कूटनीतिक अधिकारियों के माध्यम से करता है। विदेशों में भारत के दूत हैं जो उसकी विदेश नीति का क्रियान्वयन करते हैं और इसी आधार पर भारत की विदेश नीति में बदलाव भी आते रहते हैं। कूटनीतिक संबंधों के आधार पर ही यह फैसला किया जाता है कि किस देश के साथ कैसी नीति अपनानी है। वास्तव में विदेश नीति का संचालन कूटनीतिज्ञों के द्वारा ही होता है। नमस्कार, धन्यवाद।